हेलो स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन क्लास 12 के लिए सैम्पल पेपर नंबर 2 लेकर आ गया हूँ आपके लिए। आज डिस्कस करेंगे आज फिजिकल का एक बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला, और ये बोर्ड के एग्जाम का ही पेपर है और बहुत अच्छा पेपर था। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर और इसी के थ्रू इवैल्यूएट करते हैं कि आप फिलहाल कहाँ पर स्टैंड करते हैं, आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। अगर आप ये सारे आंसर मैक्सिमम दे पाते हैं, इट मीन्स आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, यू आर डूइंग क्वाइट वेल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आसन आइडेंटिफाई करना है आपको, बहुत सिंपल आसन है ये वाला। इस आसन का नाम आप लोग जानते हैं, इस आसन को हम लोग भुजंग आसन के नाम से जानते हैं और इसको कोबरा पोज भी कहा जाता है। ये ध्यान रख के चलना, इसको हम लोग कोबरा पोज भी कहते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारे पास अगला सवाल, ये सब हिंदी में भी डिस्प्ले है, चलिए हिंदी में बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा, ट्रेट लाइक सैडनेस, मूड स्विंग और इमोशनल इंस्टेबिलिटी आर रिलेटेड विच। ओके, इंसान दुख दर्द में डूबा पड़ा है, ये किस में होता है? तो क्या इसका सही आंसर है? सोचो एक बारी, सोचिए। इसका सही आंसर है हमारा न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। तो ये दुख भरी भावनाएं सारी न्यूरोटिसिज्म में प्रेजेंट है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। बिग 5 थ्योरी के अंदर इसका जिक्र है हमारे पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैक्टर अफेक्टिंग प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। ओके, प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री को कौन सा फैक्टर इफेक्ट नहीं करता? ग्रेविटी करती है, रिलीज एंगल करता है, एयर रेजिस्टेंस करता है, बुओयंट फोर्स नहीं करता, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, बुओयंट फोर्स इसको अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डिटरमाइन फ्लेक्सिबिलिटी। इनमें से कौन सा फैक्टर फ्लेक्सिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करता? ज्वाइंट का स्ट्रक्चर फ्लेक्सिबिलिटी को करता है, इंजरी इफेक्ट करती है, एज एंड जेंडर इफेक्ट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी को, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ लंग्स से फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब? इसका मतलब तो एंडोरेंस होना चाहिए ना यार, तो ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारा, फार्टलेट ट्रेनिंग कहाँ डेवलप हुई थी या किस चीज के लिए डेवलप हुई थी? फार्टलेट ट्रेनिंग हमारी जो डेवलप हुई है वो चेक करने के लिए हुई है एंडोरेंस को, इससे एंडोरेंस बिल्डअप होता है और ये स्वीडन में डेवलप हुई थी, ध्यान रख के चलना। ये फार्टलेट ट्रेनिंग स्वीडन से आई है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसको कंट्री साइड में परफॉर्म करा जाता है, गाँव के एरिया में, अपना गाँव या हिली रीजन में परफॉर्म करा जाता है। इसका मेन पर्पस है कंटिन्यूस ट्रेनिंग और इंटरवल ट्रेनिंग दोनों को मिक्स करता है ये। इसका मतलब है कि आप कंटिन्यूसली काम करो और जहाँ रेस्ट लेने की बात है वहाँ अपनी स्पीड को थोड़ा हल्के कर लो, ये वाली ट्रेनिंग हमारी होती है फार्टलेट ट्रेनिंग, ध्यान रख के चलेंगे। विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज रिक्वायर्ड इन गेम्स लाइक जूडो एंड रेसलिंग। कौन सी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी चाहिए जूडो और रेसलिंग टाइप के गेम्स में? तो इसका सही आंसर हमारे पास है कपलिंग एबिलिटी। कपलिंग एबिलिटी मतलब जूडो और रेसलिंग इन गेम्स में होता है आपके बॉडी के हर एक पार्ट को एक्ट करना होता है, तो कोऑर्डिनेशन के साथ एक्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इंप्रूविंग एंडोरेंस परफॉर्मेंस। ये हमारा क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। एक बार थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। द एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कंसंट्रेशन, देखते हैं इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ डैश कैन हेल्प इन इंप्रूविंग एंडोरेंस परफॉर्मेंस। अगर हमारी बॉडी इस पर्टिकुलर चीज को टॉलरेट कर पाती है तो हमारी एंडोरेंस परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। इसका सही आंसर है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ध्यान रख के चलेंगे। लैक्टिक एसिड क्या होता है? जब हमारी बॉडी एनारोबिक एंडोरेंस को बिल्डअप करने की कोशिश करती है, मतलब ऑक्सीजन की कमी या ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ ऑक्सीजन की कमी है या ऑक्सीजन ना मिल पा रही है जहाँ पे ढंग से अपना, तो वहाँ हमारी बॉडी में लैक्टिक एसिड रिलीज होना शुरू हो जाता है। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी की जो एनर्जी है उसको बर्न करना शुरू कर देता है सारे के सारे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी थकी महसूस होती है। लेकिन अगर हम इसको टॉलरेट कर पाएँ तो हमारी एंडोरेंस बहुत अच्छी बिल्ड हो पाएगी बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द एवरेज लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डैश। ओके, किस चीज की लोकेशन होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अंदर? सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एवरेज लोकेशन होती है वेट की। मैंने बताया था सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? एक ह्यूमन बॉडी का वो पर्टिकुलर पार्ट जहां पर हर चीज इक्वल बैलेंस मैनर में चल रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी आती कैसे है? जब आप एक्सिस एंड प्लेन का कंसेप्ट यूज करते हैं, मतलब एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे और एक हमारी बॉडी का अपर एंड लोअर पार्ट को डिवाइड करने के लिए 50-50% वाले में, जहां ये सारी मिलेंगी, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन मिलेंगी आपस में, उस पॉइंट को कहा जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और ये पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। पेल्विक रीजन हमारे एक तरह स्टमक और बिटक वाला पार्ट जो रहता है उसको पेल्विक रीजन कहते हैं, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, वहां ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वेश्चन कुछ, चलिए देखते हैं अगले सवाल, बढ़ते हैं हम लोग, आ गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपके सामने है, ठीक है।
एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इज नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल टू लिव एंड स्ट्रगल फॉर हायर अचीवमेंट। ठीक है, एग्रेशन ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है और जिंदगी को कॉम्पिटिटिव मैनर में चलाने के लिए एग्रेशन चाहिए। हाँ यार चाहिए तो सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। एग्रेशन इज इनएविटेबल एंड इनसेपरेबल इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज। आप किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी से एग्रेशन को हटा नहीं सकते। जहां कॉम्पिटिशन होगा वहां एग्रेशन तो चाहिए चाहिए। तो बात तो बिल्कुल ठीक है। इट मीन्स दोनों के दोनों रिलेटेड है और बिल्कुल सही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। सो इसलिए आंसर रहेगा हमारा ए पार्ट। रोल ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी इज टू। ओके, वाटर का रोल क्या है ह्यूमन बॉडी में? चलिए यहाँ पे ले आते हैं हम 3 क्वेश्चन हमारे। वाटर का क्या रोल है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना, एनर्जी देना, सेल को रिपेयर करना। चलिए, तो वाटर का मेन रोल है टेम्परेचर को रेगुलेट करना। वाटर से एनर्जी नहीं मिलती क्योंकि नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट है। डिजीज से प्रोटेक्शन नहीं मिलता। सेल रिपेयरिंग में वाटर का कोई काम नहीं है। वाटर का काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना बस। फिजिकल एजुकेशन के ऐसे ही और अमेजिंग सैंपल पेपर्स के लिए बेटा just go to our app 1-to-1 classes and get the finest sample paper in just ₹299। 10+1 11 सैंपल पेपर सिर्फ 299 में, जिनमें मैंने आपको ऐसे ही सॉल्व करके दिखाए और कुछ की मार्किंग स्कीम भी प्रोवाइड करी है। जस्ट गो फॉर इट राइट नाउ, यू कैन गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, गो फॉर इट। और फिजिकल एजुकेशन की बहुत ही अमेजिंग नोट्स के लिए भी आप हमारी ऐप पर जा सकते हैं और ये सारे नोट्स हुए आपके इन जस्ट ₹99। गो फॉर इट राइट नाउ, ऑल द बेस्ट। Which of the following are water soluble vitamin? वाटर soluble विटामिन कौन से हैं? वाटर soluble है हमारे विटामिन बी एंड सी। ठीक है, ध्यान रखना है। और विटामिन बी हमारा जो है आगे 8 पार्ट्स में डिवाइड भी होता है, तो ध्यान रख के चलना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Which of the following आसन is not used to cure asthma? अस्थमा के लिए कौन सा आसन नहीं करा जाता? ताड़ासन, धनुरासन, पर्वतासन या भुजंगासन? तो इसका जो सही जवाब दे रखा है वो दे रखा है पर्वतासन। पर्वतासन जो है वो अस्थमा के लिए नहीं करा जाता, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मेनी टोटल मैचेस विल यू प्लेड इन अ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 19 टीम्स? बहुत सिंपल है, फॉर्मूला आपको पता ही है। नॉकआउट के नंबर ऑफ टीम अगर हमें दे रखा है, नंबर ऑफ मैचेस निकालने का फॉर्मूला है n-1। 19 - 1 कितना हुआ? 18। तो सही जवाब कितना है? 18। बहुत सिंपल। नेक्स्ट, नॉकआउट टूर्नामेंट को हम किस नाम से जानते हैं? नॉकआउट टूर्नामेंट हमारा कहलाता है बच्चों एलिमिनेशन टूर्नामेंट, क्योंकि इसमें जो हारा वो घर चला जाएगा, दोबारा मौका नहीं मिलता इसके अंदर बिल्कुल भी। नेक्स्ट चलिए आ जाओ भैया, ओ फटाफट आओ। ओके, फर्स्ट डेफ ओलंपिक कब हुआ था? भाई साल याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ये हुआ था 1924 में, याद रख के चलना। पहला स्पेशल ओलंपिक, पहला डेफ ओलंपिक, पैरालंपिक, ये सारे के साल स्टार्टिंग वाले के याद करके चलना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मैच द फॉलोइंग है 16 क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे सही से मैच करना है, क्या होता है किसमें, क्या नहीं होता किसमें। ठीक है, अब देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, काइफोसिस लॉर्डोसिस सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहते हैं दोनों में। ठीक है, आप जबकि नॉकनी और बोलेक्स इनको बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपना, तो आप नॉकनी और बोलेक्स को ही मिला लो, बाकी अपने यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अपना। ठीक है, सो देखते हैं बोलेक्स क्या होता है हमारा, नॉकनी क्या होता है। चलिए, इसमें जो सही आंसर हमारा रहने वाला है वो रहेगा हमारा ए पार्ट, ये वाला रहेगा। आप इसको आराम से एक बार चेक कर सकते हैं, मतलब फर्स्ट का पार्ट है थर्ड, फर्स्ट का पार्ट हमारा रहेगा थर्ड। ठीक है, इसमें नीज टच करते एक दूसरे को, नाम ही बता रहा नॉकनी है। ठीक है, और उसके बाद बोलेक्स हमारा रहेगा सेकंड वाला, नीज के बीच में जो गैप आ जाता है डेट इज कॉल्ड बोलेक। ठीक है, बाकी आप इसके हिसाब से मैच कर लीजिए, यही है हमारे बहुत ईजी हैं आइडेंटिफाई करने बिना किसी दिक्कत के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इसमें भी मैच करना है कौन सा टेस्ट किस चीज़ के लिए है हमारे पास। प्लेट टैपिंग टेस्ट क्या करता है, ठीक है, और उसके बाद पुशअप क्या करते हैं, पार्शियल कलअप कहते हैं, मॉडिफाई पुशअप क्या करते हैं, सारे हमारे हैं बेसिकली। ठीक है, इसमें सबसे आसान जो टेस्ट है हमारा वो प्लेट टैपिंग टेस्ट ही है। प्लेट टैपिंग टेस्ट जो है ना वो बेसिकली हमारे उसका कोऑर्डिनेशन एंड स्पीड को चेक करता है, लिम्ब मूवमेंट्स की। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारा। तो 17 के फर्स्ट का तो सेकंड होना चाहिए, 17 में फर्स्ट का सेकंड काफ़ी उसमें है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली बात है, सबसे कॉमन टेस्ट भी यही है हमारा। 17 का जो सही आंसर है हमारा वो ए पार्ट है। ठीक है, इसके हिसाब से इसको मैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिनार्च किस चीज़ से रिलेटेड है ये आपको पता है, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन से रिलेटेड है मिनार्च, ये आप लोग जानते हैं। ठीक है, और एंडिंग को हम लोग मीनोपोज कहते हैं, वैसे है नहीं बिल्कुल भी, मीनोपोज हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, आ जाओ भैया, अब आगे लॉन्ग वाले क्वेश्चन हमारे। ये लॉन्ग क्वेश्चन ना सिर्फ नाम के लॉन्ग यार, होते कुछ नहीं इसके अंदर। चलो, ये आगे हमारे 5 क्वेश्चन आ गए आपके सामने, 5 करने हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कोई से 5 करने हैं। चलो, पहला एंडोरेंस को इफेक्ट करने वाले कोई से 2 फैक्टर, एंडोरेंस को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कोई भी बता दो। एरोबिक कैपेसिटी है, ऑक्सीजन अपटेक है, इनटेक है, कोई सा बता सकते हैं।
उसके अलावा गोल सेटिंग क्या होता है? गोल सेटिंग वाला अपने गोल को सेट करना। जब आप गोल सेट करते हो तो आप क्लियरली कट हो जाते हैं कि मेरे को ये चीज़ अचीव करनी है, इतने टाइम में अचीव करनी है और इस तरीके से अचीव करनी है, अपनी स्ट्रैटेजी बन जाती है। तो गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी, इट मीन्स डूइंग अ मूवमेंट विद मैक्सिमम रीच इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। और उसके दो टाइप लिखने हैं, एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी, पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। आप बता सकते हैं जो मर्जी बता दो। एक्टिव वो होती है जो हम बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के करते हैं, और पैसिव वो है जो किस में हम एक्सटर्नल हेल्प ले लेते हैं। मतलब एग्जांपल कि अगर मुझे खड़े और मान लीजिए मैं कोई भी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हूँ या मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ एक्टिविटी और मैं किसी चीज़ का सहारा नहीं ले रहा हूँ तो ये एक्टिव है, और अगर मैं किसी पोल को पकड़ के कर रहा हूँ तो ये होगी पैसिव वाली, ध्यान रख के चलना, ठीक है। उसके बाद 4 टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, कोई से बता दो। बहुत सारे हैं फ्रैक्चर के टाइप हमारे पास, बहुत ही सारे हैं। ग्रीन स्टेक, कम्युनिटी, ट्रांसफर्स, ऑब्लिक, इंपैक्टेड, कोई बता दो। बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स क्या है? और ये तो बहुत ईजी है, ये निकाल के दिखानी पड़ेगी आपको। बीएमआई कैसे निकलेगी? फॉर्मूला आपको पता है इसके अंदर, दैट इज वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर। तो 72 अपॉन 1.68 इंटू 1.68, ये इसका हमारा आ जाएगा बीएमआई। आप निकाल के देख सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, बीएमआई निकालने के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। उसके बाद मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को क्या फ़र्क है हमारे पास, तो देखते हैं। मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हमारे पास वैसे तो बहुत सिंपल फ़र्क है। फिलहाल अगर इसका आंसर बता दूँ तो मैं बता देता हूँ, 25.51 आएगा। एक बार निकाल के देख लेना, कंफर्म कर लेना, 25.51 आएगा इसका आंसर, ठीक है। और ये इंसान हमारा जो है ये बेसिकली ओबेसिटी क्लास फर्स्ट में, ओवरवेट वाली कैटेगरी में आना शुरू हो जाएगा इंसान, ठीक है। उसके बाद माइक्रो मैक्रो में क्या फ़र्क है, चलो देख लेते हैं फटाफट जल्दी जल्दी। चलो माइक्रो हम लोग लेते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, माइक्रो कम क्वांटिटी में लेते हैं, सीधी सी बात है। मैक्रो की जो है कैलोरिफिक वैल्यू है, कैलोरिक वैल्यू है, माइक्रो की कैलोरिक वैल्यू नहीं होती। और उसके टाइप बता देना, मैक्रो के हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह, और उसके बता देना माइक्रो के वाइटामिन्स वगैरह हो गए हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाओ सेक्शन सी, इसमें 5 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3 4। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला, पार्टिसिपेशन इन फिजिकल एक्टिविटीज एडवांटेजेस फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, ब्रीफली एक्सप्लेन 6 एडवांटेज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं अगर वो फिजिकल एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते तो क्या फ़ायदा होगा। सबसे अच्छी बात पता क्या है, वो अपने आप को आउटडेटेड या एक तरीके से स्पेशल चिल्ड्रन फील करना बंद कर देंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। उनको नहीं फील करना चाहिए, ठीक है। फिजिकली वो स्पेशली हैं लेकिन वो नॉर्मल लोगों के साथ रहेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। स्पेशल प्रिविलेज जो उनको मिल रहा है उनको अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, ये ध्यान रख के चलना, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास दे रखे हैं, फिजिकल इंप्रूवमेंट आएगा, मेंटल इंप्रूवमेंट आएगा, सेल्फ स्टीम आएगा, कॉन्फिडेंस बेटर होगा उनका, इसके अलावा सोशल इंटरेक्शन बेटर हो जाएगा उनका, ठीक है। तो ये सब हो सकता है उनके अंदर। उसके बाद फंक्शन बताना है विटामिन डी, विटामिन के दोनों के। विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए बहुत अच्छा है और विटामिन हमारी ब्लड कोटिंग को रोकता है। बाकी आप इसके सोर्सेज एंड फंक्शन बता सकते हैं, बहुत सिंपल है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शन ऑफ डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट इवेंट। भाव डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग के फंक्शन, डायरेक्टिंग जो है लोगों को मोटिवेट करने का काम करता है, इंड्यूस करता है, इंस्पायर करता है बेटर से बेटर करने के लिए, और कंट्रोलिंग चेक करता है कि जो हमने प्लानिंग में सोचा है, जब हमने मैनेजमेंट का ये जो फंक्शन प्लान करा है, स्पोर्ट्स इवेंट प्लान करा है, तो हमने जो सोचा था क्या वो सही से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इस चीज़ को वो चेक करके चलता है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे, ठीक है। इसके अलावा हाउ कैन वी इनहेंस द स्पोर्ट परफॉर्मेंस विद द हेल्प सेल्फ टॉक एंड सेल्फ स्टीम। सेल्फ टॉक सेल्फ स्टीम दोनों का मीनिंग बताना पड़ेगा। सेल्फ टॉक का मतलब है अपने आप से बातचीत करना कि यार तू कर सकता है, यार क्या बात है, बढ़िया खेल रहा है, तो आजकल मजा आ गया तेरी खेल देख के, अपनी तारीफ कि बस मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये सेल्फ टॉक है और कुछ नहीं, ठीक है। और सेल्फ स्टीम का मतलब पढ़ देते हैं आप लोगों के लिए एक बार। सेल्फ स्टीम, सेल्फ स्टीम का मतलब होता है बेसिकली, ठीक है, अपने नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करना, सेल्फ स्टीम होता है हमारा। 6 इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं मस्कुलर सिस्टम क्या होगा, बॉडी टोन्ड अप हो जाएगी, हमारी जो एक्स्ट्रा फैट है वो बर्न हो जाएगा बॉडी के अंदर से, हमारी बॉडी लीन रहेगी अपना, ठीक है। और फटीग कम से कम होगा, थकान कम से कम होगी। कोई सा लिख सकते हैं, बहुत सारे हैं यार, कोई से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। What do you understand by राउंड शोल्डर डिफॉर्मिटी? सजेस्ट एनी 4 करेक्टिव मेजर। राउंड शोल्डर के अंदर आपको पता ही है कि हमारी जो बॉडी है वो आगे तरफ झुकनी शुरू हो जाती है। इसके 4 मेजर बताने, कोई भी ऐसा है जिससे हमारी जो बॉडी आगे झुक रही है वो पीछे की तरफ जाए, तो आप कर सकते हैं। इसमें बता देता हूँ, चक्रासन कर सकते हैं, चेस्ट एक्सरसाइज कर सकते हैं आप इसके लिए, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे में है बहुत ईजिली। चलो ये आ गया हमारा स्टेयरकेस मेथड, ठीक है। विच मेथड इज शोन, बता देना भैया, स्टेयरकेस मेथड है। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला बता दोगे, n ब्रैकेट n-1/2, ठीक है। इन लीग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट विनर कैसे सेलेक्ट होता है? विनर सेलेक्ट होता है हमारा इसमें अमेरिकन या ब्रिटिश मेथड के थ्रू, ठीक है।
अमेरिकन मेथड लगता है या ब्रिटिश मेथड लगता है, उससे नंबर दिए जाते हैं टीम्स को। 7 टीम्स अगर खेल रही हैं तो मैचेस कितने होंगे भाई, 7 टीम्स खेल रही है तो फॉर्मूला में लगा दो 7 × 7 - 1 6, 7 × 6 42.2, 21 मैचेस हो जाएंगे पूरे, ठीक है। इसके अलावा 4 कमिटीज़, चलिए तो विजुअली इंपेयर्ड के लिए छोड़ दीजिए एक बार आपके सामने कि ये आ गया भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है हमारा काफ़ी ज़्यादा। लॉ ऑफ मोशन पहचानना, आपके सामने 2 बॉल हैं, ठीक है, पहले स्टेशनरी बॉल है, दूसरी मूविंग बॉल है। विच लॉ ऑफ मोशन विल बी अप्लाइड इन अ इनिशिएट मोशन ऑफ द बॉल एज डिपिक्टेड इन इलस्ट्रेशन। भाई बॉल है स्टेशनरी, तो कौन सा लॉ अप्लाई हो रहा है इसमें? अप्लाई हो रहा है हमारा पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया जिसे हम कहते हैं, ठीक है, कि एक बॉडी जो है रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, तब तक वो रेस्ट पर ही रहेगी, जो मूव करे मूव करती रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इलस्ट्रेशन बी, विच फोर्स इज एक्टिंग अपॉन द बॉल टू स्लो इट डाउन। एक बॉल है वो चल रही है, वो उसको हल्की हो रही है, क्यों हल्की हो रही है वो, तो कौन सा फोर्स उस पर एक्ट कर रहा है? तो भैया जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हल्का करने में, उस फोर्स का नाम है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब आपको पता है, जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे या दूसरी बॉडी पे मूव करता है तो उसकी स्पीड डाउन हो जाती है, उनके बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं फ्रिक्शन। नेक्स्ट, विच लॉ ऑफ मोशन विल डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ बाउंस। देखिए क्वालिटी ऑफ बाउंस का मतलब है कोई चीज है, जैसे हम लोग ड्रिबलिंग करते हैं ना बास्केटबॉल में, तो जितना हम नीचे हिट करेंगे उतनी बास्केटबॉल ऊपर आएगी। तो यह है हमारा थर्ड लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन, ये हमारे थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे डिपेंड करता है कि फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, उस पर डिपेंड करता है। डैश ऑन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड नेट फोर्स अप्लाइड होती है। एक ऑब्जेक्ट पर डैश जो है ना, कुछ है ऐसा जो डिपेंड करता है मास पर और फोर्स कितना लगता है उस पर। तो इसका आंसर हमें दे रखा है एक्सेलरेशन, यहाँ पर ये ध्यान रख के चलेंगे कि एक्सेलरेशन है इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद इसका और क्वेश्चन भी है, व्हेन अ क्रिकेट बॉल इज मूविंग इन सर्टेन वेलोसिटी द प्लेयर हैज टू अप्लाई रिटार्डिंग फोर्स टू ब्रिंग इट द बॉल एट रेस्ट इन हिज हैंड। वही ना, बॉल पकड़ने के बाद थोड़ा सा पीछे लेकर आते हैं, तो ये कौन सा है? ये भी हमारा जो है सेकंड लॉ ऑफ मोशन रहता है, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन रहता है, सॉरी इसका आंसर है लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ध्यान रख के चलेंगे, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन इसका सही जवाब है, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है, एक बार छोड़ देंगे इसको। चलिए एक और हमारा चित्र संबंधित सवाल आ चुका है, ये आ गए आपके सामने कुछ पोजेस, आपको बताने कौन सा किस किस का है। चलिए देखते हैं, लोगो शोन इन द पिक्चर डैश इज स्पेशल ओलंपिक। तो भैया कौन सा है? सी वाला हमारा स्पेशल ओलंपिक का है, ठीक है, ये हमारा स्पेशल ओलंपिक का है, ध्यान रख के चलना, ठीक है। और ये हमारा डेफ ओलंपिक का है, ठीक है, और ये हमारा पैरालंपिक का है, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। हु वॉज फाउंडर ऑफ स्पेशल ओलंपिक? ये तो सबको पता है, यूनिस कैनेडी शिवर, ये तो सब लोग जानते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये तो सबसे कॉमन क्वेश्चन है हमारा, और ये हर साल पूछा जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, तो इसको अच्छे से कर लेना भाई, किस किस ने फाउंड करा था, किस किस को अपना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फिगर बी, ये जो ओके, गुड, ग्रेट, इन सबको मिला के जो बनता है वो किसका सिंबल है पता है मैंने आपको, ये हमारा जो सिंबल है वो है इसका डेफ ओलंपिक का सिंबल है ये वाला, ठीक है, डेफ ओलंपिक्स का सिंबल है ये। कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट करा था फर्स्ट पैरालंपिक में? तो मेंशन करा गया 23 के आसपास सुनने में आया है भाई। और पैरालंपिक का जो लोगो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये पैरालंपिक का लोगो है, ये रिप्रेजेंट करता है स्पिरिट इन मोशन को, ठीक है, कि भैया सब लोग इकट्ठे हैं, एक दूसरे के साथ हैं और बढ़िया से बढ़िया खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्पिरिट इन मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान रख के चलेंगे। एक ये भी हमारा क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ ये विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट के लिए, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है कि क्या क्या करा जा सकता है फिजिकल एक्टिविटीज़, ताकि हर एक बच्चा CWSN फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे, तो उनके हिसाब से इक्विपमेंट्स को मॉडिफाई कर दो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, इसको बहुत अच्छे से करके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें उनमें से आपको अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है शायद 10-20 नंबर का तो एज इट इज़ ही मिल जाए, जैसा ये है, चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा 4 आसन बताने हैं हाइपरटेंशन के लिए, कोई से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और स्टिक डायग्राम भी बनाना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसीजर बताने रिकलियन जॉन सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट के बता देंगे, 2 आइटम भी बता दें डिटेल में, कोई सा बता दो यार, इतने सारे हैं, ठीक है। तो चेयर स्टैंड टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, बैक स्क्रैच टेस्ट, ठीक है, 8
फुट अप एंड गो टेस्ट, 600 मीटर वॉक टेस्ट, तो ये कोई सा बता देना, कोई इशू नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, बहुत सिंपल है अपना, ठीक है। और पर्पस था कि सीनियर सिटीजन की फिटनेस को चेक करा जा सके और उसके हिसाब से उनको नंबरिंग दे पाए। उसके बाद डिफाइन स्ट्रेंथ, एक्सप्लेन एनी टू मेथड डेवलपिंग स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ क्या है, उसके कोई मेथड बताने हैं, 2 मेथड स्ट्रेंथ के। स्ट्रेंथ का मतलब है एक सिंगल एफर्ट में आप कितना फोर्स प्रोड्यूस करते हो, उसको स्ट्रेंथ कहते हैं। उसके 2 मेथड कोई से बता दो, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, कोई सा बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा है। कोई से 2 बताने, 3 है हमारे पास, 2 बताने, आराम से 2-2 नंबर के हिसाब से बता देना। थोड़ा जजमेंट करना सीख जाओ तो अच्छा लिख पाओगे। जैसे यहाँ पे इन्होंने 2 मेथड मेंशन करे हैं, 1 का तो मेंशन कर दिया स्ट्रेंथ, 2 मेथड है तो नाम मेंशन करने के नंबर है और उसके हिसाब से उनकी डिटेल के भी हैं। नाम मेंशन करने का अगर आधा आधा भी हो तो अभी 1.5 नंबर के हिसाब से आपको कम से कम 2 से 3 पॉइंट इनके बारे में लिखने पड़ेंगे। अगला फ्रिक्शन क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज बतानी है। फ्रिक्शन आपको पता है जब 2 बॉडी के बीच में मोशन होता है, ठीक है, यह मोशन ना भी हो अपना, अभी मोशन स्टार्ट भी ना हो, तो उन बॉडी के अंदर जो एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर रोल अप करती है तो जो फ्रिक्शन प्रेजेंट अपने आप ही हो जाता है उसके अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ जोड़ के रखता है, ठीक है। एडवांटेज डिसएडवांटेज बता देंगे फ्रिक्शन के क्या क्या हैं, स्पोर्ट्स के साथ एग्जांपल भी देने हैं। फ़ायदे हैं, चलने में भी हेल्प करता है, और नुकसान है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा लगवाता है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बार हो जाता है ऐसा। स्पोर्ट्स के हिसाब से एग्जांपल इसके आपको देने पड़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला भी, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था हमारा सैम्पल पेपर सेकंड, जो कि काफ़ी अच्छा था, बोर्ड के पेपर के रूप में हमने इसको पूरा करा है। उम्मीद करता हूँ बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो गए होंगे कि कैसे कैसे आप उनका आंसर देंगे और कैसे आप बहुत अच्छा मोमेंटम गेन कर सकते हैं मार्क्स स्कोर करने में। थैंक यू वेरी मच।